हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डिवाइन क्लासेस। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेने वाले हैं एंड दैट इज चौहान्स ऑफ रणथंबोर। इससे पहले हमने कौन कौन से चौहान पढ़ लिए? एक तो हमने चौहान्स ऑफ अजमेर पढ़े हैं, चौहान्स ऑफ अजमेर। देन हमने पढ़े चौहान्स ऑफ जालौर, जालौर के चौहान। और आज हम पढ़ेंगे चौहान्स ऑफ रणथंबोर। अब ये आप चीज ध्यान रखेंगे कि जो ये रणथंबोर के चौहान है, ये किसकी शाखा माने जाते हैं? तो जो ये अजमेर के चौहान्स हैं, इसकी शाखा है ये रणथंबोर के चौहान, ये आप ध्यान रखेंगे। तो जो अजमेर के चौहान हैं, इनकी हमने पहले कौन सी शाखा पढ़ी? जालौर के चौहान। और अब कौन सी शाखा पढ़ेंगे? रणथंबोर के चौहान। अब बिफोर स्टार्टिंग दिस प्रेजेंटेशन, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो हम पढ़ेंगे, बिकॉज उनको पढ़ना बहुत जरूरी है ताकि जो हिस्ट्री की कुछ चीजें वो हम आसानी से समझ सकें। तो वो फैक्ट्स कौन कौन से हैं वो पढ़ते हैं। देखो, एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि रॉक इंस्क्रिप्शन क्या होता है। रॉक इंस्क्रिप्शन, जिसको हम कहते हैं शिलालेख। देखिए, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं जो काफी दिनों से तैयारी कर रहे हैं, उनको ये चीज पता होती है कि रॉक इंस्क्रिप्शन क्या होता है, शिलालेख क्या होता है। बट जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो नए सिरे से जो है आरएएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये चीज पता नहीं होती। और ये जो रॉक इंस्क्रिप्शन टर्म है, ये कई बार यूज होती है हिस्ट्री में, तो इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो रॉक मतलब क्या हुआ? पत्थर। और इंस्क्रिप्शन मतलब क्या हुआ? लेख। तो पत्थर पर अगर कोई चीज लिखी जाती है गुदाई करके, तो उसको हम क्या कहते हैं? रॉक इंस्क्रिप्शन, या फिर हम कहते हैं उसको हिंदी में शिलालेख। ठीक है। एक तो चीज ये हो गई। और दूसरी टर्म क्या है? साका। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है एंड हिस्ट्री में कई बार यूज होती है, तो इस टर्म के बारे में जानना आपको बहुत जरूरी है। अब जो साका होता है, ये दो चीजों से मिलकर बना होता है। साका में एक तो होता है जौहर, और एक इसमें होता है केसरिया। जौहर कौन करता है? जो राजा की रानियां होती हैं, रानी द्वारा। और केसरिया कौन करता है? राजा। अब ये होता क्या है? अगर मान लीजिए कोई भी राजा है, उसको ये लगता है कि उसकी हार जो है वो निश्चित है, तो रानी क्या करती है? एक अग्निकुंड जलाती है। क्या जलाती है? अग्निकुंड। और उसमें कूद जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। और ये सब जो है वो अपनी स्वेच्छा से करती है। या फिर एक तालाब होता है या फिर नदी होती है, उसमें कूद कर जो है अपनी जान देती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? जल जौहर। और केसरिया क्या होता है?
अगर किसी राजा को ये लगता है कि उसकी जो हार है वो निश्चित है इस बैटल में, ठीक है? तो वो क्या करता है कि एक पगड़ी बाँधता है जिसका रंग केसरिया कलर का होता है और इस पगड़ी को बाँधकर वो युद्ध करता है और वीरगति को प्राप्त होता है। तो जब ये दोनों चीज़ें एक साथ होती हैं, तो उसको क्या कहते हैं हम? साका। और अगर अलग-अलग होती हैं, तो कई युद्ध ऐसे होते हैं जहाँ पर जो राजा होता है वो पगड़ी नहीं बाँध पाता, तो उसमें सिर्फ़ जौहर ही जौहर होता है। और कहीं ऐसे युद्ध होते हैं जहाँ पर जो रानियाँ क्या करती हैं, वो जौहर नहीं कर पाती हैं। तो उसमें सिर्फ़ क्या होता है, केसरिया केसरिया होता है, अगर राजा जो है वो पगड़ी बाँध कर लड़ता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि साका क्या होता है, जौहर क्या होता है और केसरिया क्या होता है। तो ये जो 2 टर्म्स हैं, हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी था, बिकॉज़ ये जो टर्म्स हैं, बार-बार यूज़ आती हैं और जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, आपको पता होने चाहिए हिस्ट्री के। अब अपन पढ़ेंगे रणथंभौर के चौहान। अब आपको ये पता होगा कि 1192 ईस्वी में एक युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? तराइन का युद्ध। और इस युद्ध में विजय किसकी हुई थी? मोहम्मद गौरी की। और हार किसकी हुई थी? पीसी थर्ड की। पीसी थर्ड कौन था? पृथ्वीराज चौहान। अब इस हार के बाद क्या होता है कि जो मोहम्मद गौरी होता है, वो जो अजमेर होता है, उसका शासन किसके हाथ छोड़ता है? जो पृथ्वीराज चौहान के पुत्र होते हैं, गोविंदराज। इसको शासन दिया जाता है। किसके द्वारा? मोहम्मद गौरी द्वारा। और जो गोविंदराज होते हैं, वो अधीनता स्वीकार कर लेते हैं दिल्ली सल्तनत की और कुछ महीने जो हैं ये यहाँ पर राज करते हैं। बट जो इनके चाचा होते हैं, चाचा कौन होते हैं इनके? हरिराज। उनको ये ठीक नहीं लगता कि जो गोविंदराज हैं वहाँ पर दिल्ली सल्तनत के अधीन होकर राज कर रहे हैं। तो वो गोविंदराज को पराजित करते हैं और जो अजमेर है उसको हथिया लेते हैं और कुछ महीने जो है वहाँ पर राज करते हैं। जिसकी वजह से जो गोविंदराज होते हैं, वो कहाँ जाते हैं? रणथंभौर। ठीक है? ये आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और ये जो चाचा होते हैं हरिराज इनके, ये वहाँ पर 1192 ईस्वी में कुछ महीनों के लिए जो है राज करते हैं। फिर वहाँ पर क्या होता है कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक होते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक जो होते हैं सेनापति होते हैं किसके? मोहम्मद गौरी के। वो अटैक करते हैं हरिराज पर और हरिराज को वहाँ से खदेड़ते हैं और वहाँ पर दिल्ली सल्तनत का जो राज है फिर से स्थापित करते हैं। तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आप ध्यान रखेंगे कि गोविंदराज क्यों रणथंभौर जाते हैं और क्यों रणथंभौर पर जाकर वो फिर से एक नई शाखा को स्थापित करते हैं वहाँ पर। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो गोविंदराज प्रथम है वो रणथंभौर आते हैं और वहाँ पर जो चौहान होते हैं उनकी एक नई शाखा स्थापित करते हैं और उस शाखा का नाम क्या है? रणथंभौर की शाखा। तो रणथंभौर में चौहान शाखा के संस्थापक कौन है? दैट इज गोविंदराज प्रथम। ये आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। फाउंडर। रणथंभौर ब्रांच। कौन से वर्ष इन्होंने ये स्थापना की है? दैट इज इन द ईयर 1194। और किसके सहयोग से?
कुतुबुद्दीन ऐबक के सहयोग से। और ये कौन थे? सेनापति। किसके? मोहम्मद गौरी के। गोविंदराज प्रथम किसके पुत्र थे? ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के। और तराइन के युद्ध के बाद इन्होंने दिल्ली सल्तनत की अधीनता स्वीकार कर ली थी और इसी की वजह से कुछ महीने इन्होंने अजमेर पर राज किया। और 1192 ईस्वी में कुछ महीने के लिए इन्होंने अजमेर पर राज किया था। उसके बाद इनके चाचा हरिराज इनको वहां से खदेड़ते हैं, जिसकी वजह से इनको रणथंभौर आना पड़ता है। और रणथंभौर में ये एक नई शाखा स्थापित करते हैं, रणथंभौर की शाखा। ये आप ध्यान रखेंगे। ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कि हरिराज के साथ इनके डिस्प्यूट्स चल रहे थे। और अगर बात करें कि जो मोहम्मद गौरी हैं, ठीक है, इनके जो सेनापति थे कुतुबुद्दीन ऐबक, उन्होंने ही हरिराज को हराया था। ये मैंने आपको पहले भी बताया है। और फिर से जो अजमेर है उस पर शासन स्थापित किया था। ये भी फैक्ट आप ध्यान रखेंगे। अब गोविंदराज के बाद कौन आता है रणथंभौर में? दैट इज वल्हन देव। अब वल्हन देव के समय दिल्ली के सुल्तान कौन थे जिन्होंने रणथंभौर पर आक्रमण किया? तो दैट इज इल्तुतमिश। क्योंकि कुछ महीने तक ऐसा हुआ था कि जो वलन देव थे, इन्होंने भी जो दिल्ली सल्तनत थी उसकी अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से जो इल्तुतमिश थे उन्होंने अटैक किया वलन देव पर। अगर बात करें कि इन्होंने उपाधि कौन सी धारण की, जो वलन देव थे, उपाधि मीन्स टाइटल, दैट इज गणपति वालन देव। वलन देव के दो पुत्र हुए। हालांकि पुत्र तो बहुत थे, बट इंपॉर्टेंट पुत्र कौन कौन से थे हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से? दैट इज वाघभट्ट और प्रहलादन देव। इनके बाद शासन कौन करता है? दैट इज प्रहलादन देव। प्रहलादन देव के बारे में कुछ इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नहीं है, बट आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि सिंह के शिकार के दौरान इनकी जो है मृत्यु हो जाती है, घायल हो जाते हैं सिंह के शिकार के दौरान और इनकी मृत्यु हो जाती है। और अपने पुत्र वीर नारायण को जो है ये शासन सौंपते हैं। और इनका संरक्षक किसे बनाते हैं? वाघभट्ट को, अपने भाई को। और इन्होंने भी दिल्ली सल्तनत की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से समझौते के लिए इल्तुतमिश जो है वीर नारायण को दिल्ली बुलाते हैं। और वहां पर जब ये भोजन कर रहे थे वीर नारायण, तो इनके भोजन में जो है विष डाल दिया जाता है और इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखेंगे क्योंकि ये एग्जाम में आया हुआ है, क्वेश्चन इन एग्जाम। फिर इनके चाचा आते हैं शासन में, और इनका नाम क्या होता है? दैट इज वाघभट्ट। और अगर बात करें कि इन्होंने इंडिपेंडेंटली राज किया अजमेर पे, अजमेर में नहीं, सॉरी, रणथंभौर पे, मतलब किसी की अधीनता स्वीकार नहीं की और बिना अधीनता स्वीकार किए हुए इन्होंने यहाँ पर राज किया। ये आप फैक्ट जो है ध्यान रखेंगे। ये इन्होंने रणथंभौर जो है फिर से हासिल किया, रूल्ड इंडिपेंडेंटली। ध्यान रखेंगे। और इन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की, इसी वजह से एक दिल्ली के शासक थे उस वक्त जिन्होंने 3 बार जो है रणथंभौर पर आक्रमण किया। और वो शासक कौन था? दैट इज बलवन। और एक उस वक्त के बहुत बड़े इतिहासकार हुआ करते थे जिनका नाम था मिनाज ए सिराज। और उन्होंने अपने ग्रंथ में क्या कहा है कि भारत का सबसे शक्तिशाली राजा कौन है? दैट इज वाघभट्ट। ये फैक्ट आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर और इनका नाम है जैत्र सिंह। इन्होंने कितने साल जो है राज किया रणथंभौर पर? दैट इज फॉर 32 ईयर्स। वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में पूछा गया है। और 32 वर्षों के शासन की याद में 32 खंभों की जो छतरी है वो बनवाई गई रणथंभौर में, रणथंभौर दुर्ग के अंदर।
और किसने ये छतरी बनवाई? दैट इज हमीर देव चौहान। और इस छतरी को क्या कहते हैं हम? न्याय की छतरी। ये आप ध्यान रखेंगे। अब इनके 3 पुत्र हुए, इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से। पहला तो सुल्तान, दूसरा वीरमदेव और तीसरा हमीरदेव। तो हमीरदेव छोटे थे बट स्टिल इन्होंने इनको शासन सौंपा बिकॉज़ वो काफ़ी इंटेलेक्चुअल थे और शक्तिशाली भी थे। तो इसके बाद कौन से राजा शासन में आते हैं? दैट इज़ हमीरदेव चौहान और काफ़ी इंपॉर्टेंट रूलर हैं। तो इन्होंने राज किया 1282 से लेकर 1301। ये जो शासन काल है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि इस बीच काफ़ी जो घटनाएँ घटित हुई हैं। तो इनका राज्याभिषेक कब हुआ? तब ये हुआ था 16 दिसंबर 1282 ईस्वी। इस दिन ये राजा बने थे, ये आप ध्यान रखेंगे। इंपॉर्टेंट डेट है। शासनकाल 1282 से 1301 ईस्वी तक। इनके कुछ उपनाम हैं, कुछ निकनेम से इनको जाना जाता है। एक तो रनत भंवररा हठी राजा और चौहानों का करण। ये 2 नाम आप जो है ध्यान रखेंगे बेसिकली। इनके दरबारी कवि कौन थे? मतलब ऐसे कौन से विद्वान थे जो इनके दरबार में कविताएं गाया करते थे? दैट इज विजयदित्य। और अगर बात करें कि इनके गुरु कौन थे? दैट इज राघव देव। कौन कौन से ग्रंथ हैं जहां से हमको हमीर देव चौहान के बारे में जानकारियां मिलती हैं? तो एक तो हमीर बंद बंधन है, एक हमीर महाकाव्य है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। और अगर बात करें कि ये किसने लिखा है? दैट इज नैनचंद सूरी, जैन साहित्यकार थे। फिर तबकात ए नासिरी जो कि मिनाज ए सिराज ने लिखी है। हमीर रासो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये लिखी है जोधराज ने। हमीर हट जो कि चंद्रशेखर ने लिखी है। हमीर मद मर्दन से हमको इनके बारे में जानकारी मिलती है जो कि जयसिंह सूरी ने लिखा है। और हमीर रायन से हमको जानकारी मिलती है इनके बारे में। एक कथन, एक स्टेटमेंट इन्होंने दिया है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। और स्टेटमेंट क्या है? दैट इज क्षत्रिय की शरण आय की रक्षा हमारा धर्म है। ये स्टेटमेंट कम से कम आप याद रखेंगे। अब जलालुद्दीन जो कि अलाउद्दीन खिलजी के चाचा थे, इनके शासन काल में कब आक्रमण करते हैं? दैट इज इन द ईयर 1290 और 1292 एडी। ये आप ध्यान रखेंगे और दोनों ही बार जो है ये विफल रहते हैं, मतलब इनको सफलता नहीं मिलती है। ये इंपॉर्टेंट है। अब अलाउद्दीन के साथ युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है इनका। और किस वर्ष युद्ध होता है ये? दैट इज इन द ईयर 1301 एडी। ये ईयर जो है आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट। एंड युद्ध का परिणाम किस दिन निकलता है? दैट इज ऑन 11th ऑफ जुलाई। 11th ऑफ जुलाई 1301। ये डेट भी आप ध्यान रखेंगे, ये डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विजय किसी होती है इस युद्ध में? दैट इज ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अब इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी जीतता है, लेकिन इस युद्ध में जो हमीरदेव होते हैं इनके साथ विश्वासघात कौन करता है? तो इनके कुछ सेनापति होते हैं जो इनके साथ विश्वासघात करते हैं और वो इस युद्ध में हारते हैं। तो किस किसने इनके साथ में विश्वासघात किया? दैट इज रतिपाल, रनमल और एक कोठियारी था। कोठियारी वो होता है जो अनअधिकारी होता है, उसको हम कोठियारी कहते हैं उस वक्त में। और अगर बात करें कि किस शासक के शासनकाल में राजस्थान का प्रथम जौहर हुआ, तो दैट इज ऑफ हमीर देव चौहान। इसको आप प्रथम जौहर भी कह लीजिए, प्रथम शाका भी कह लीजिए, क्योंकि दोनों ही चीजें इसमें हुई थी, जौहर भी हुआ था और केसरी भी हुआ था। प्रथम शाका। जौहर और केसरिया किस दिन हुआ? तो ये हुआ था 11 जुलाई 1301 ईस्वी को। जौहर किया गया था रंग देवी द्वारा। रंग देवी कौन थी? जो इनकी रानी थी।
और केसरिया किसने किया? वो हमीर देव चौहान ने ही किया था, ऑब्वियस सी बात है। अब युद्ध के कारण क्या होते हैं? युद्ध के कारण बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या होता है कि 1297 ईस्वी में जो अलाउद्दीन होता है वो अपने चाचा जलालुद्दीन की हत्या कर देता है और दिल्ली सल्तनत पर अधिकार कर लेता है। एंड इन द सेम ईयर, मतलब 1297 ईस्वी में ही वो अपने दो सेनापतियों को, उलूग खान और नुसरत खान को कहाँ भेजता है? दैट इज इन गुजरात। उसको लूटने के लिए, कुछ मंदिर होते हैं वहां पर, उनको लूटने के लिए ये इन दोनों सेनापतियों को गुजरात भेजता है। कौन कौन से मंदिर जो है लूटे जाते हैं ये भी आप ध्यान रखेंगे। एक तो रुद्र महालय और एक सोमनाथ का मंदिर। और इसके बाद क्या होता है कि जब इसकी सेना जो होती है वो मंदिरों को लूट लेती है और दिल्ली की तरफ जा रही होती है, तो जालोर के जो शासक होते हैं जिनका नाम कानड़ देव होता है, वो इन सेनापतियों को पराजित करता है। और अगर बात करें कि ये जो छोटा सा बैटल हुआ था, इसमें कौन कौन कानड़ देव का साथ देता है, तो वो अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति ही होते हैं। और वो सेनापति कौन कौन से होते हैं? एक तो मोहम्मद शाह, एक कामरू, यालियक और बर्क। अब क्या होता है कि उलूग खान और नुसरत खान हार तो जाते हैं, बट हारने के बाद वो खिलजी के पास जाते हैं और खिलजी से कहते हैं कि ये जो सेनापति थे, इन्होंने कानड़ देव का साथ दिया, जिसकी वजह से हम ये युद्ध हारे। तो इस युद्ध के बाद क्या होता है कि जो ये सेनापति होते हैं जिन्होंने कानड़ देव का साथ दिया होता है, वो किसके पास जाते हैं शरण के लिए? दैट इज हमीर देव के पास में। और जो खिलजी होते हैं वो हमीर देव से ये कहते हैं कि ये जो सेनापति हैं जिन्होंने तुम्हारा साथ दिया है, कानड़ देव का साथ दिया है, उनको हमारे हवाले कर दो। लेकिन जो हमीर देव होते हैं वो उनको सौंपने की बजाय अपनी शरण में ही रखते हैं, जिसकी वजह से जो खिलजी होता है उसको गुस्सा आता है और वो एक बैटल की तैयारी करता है हमीर देव के साथ में। तो पहले तो क्या होता है कि वो अपने इन दोनों सेनापतियों को भेजता है 1299 ईस्वी में। किस किस को? उलूग खान को और नुसरत खान को हमीर देव से लड़ने के लिए, बट वो विफल रहते हैं। और इसमें जो नुसरत खान होता है उसकी मृत्यु हो जाती है, ये आप ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। और अगर बात करें कि ये जो युद्ध होता है 1299 ईस्वी में, ये किस नदी के किनारे पर लड़ा जाता है? दैट इज बनास नदी। ये भी इंपॉर्टेंट है। अब जब ये विफल रहते हैं तो जो अलाउद्दीन खिलजी होता है वो खुद ही रणथंभौर पर अटैक करता है इन द ईयर 1301। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ सेनापति होते हैं जो कि विश्वासघात कर देते हैं हमीर देव चौहान के साथ में, जिसकी वजह से जो अलाउद्दीन खिलजी होता है वो इस युद्ध को जीत जाता है। और जो इनकी महारानी होती हैं हमीर देव चौहान की, वो तो जौहर करती हैं, और जो हमीर देव चौहान होते हैं वो केसरिया करते हैं और वीरगद्दी को प्राप्त हो जाते हैं। अगर बात करें कि जो हमीर देव चौहान है, इनकी इंपॉर्टेंट रचना कौन सी है, तो दैट इज श्रृंगार हार, जो म्यूजिक से रिलेटेड है, संगीत पर आधारित है। ये आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट रचना है और कई बार एग्जाम से पूछी गई है। इन्होंने एक कोटि यज्ञ का संपादन भी किया है, मतलब अश्वमेघ यज्ञ का एक संपादन भी किया था इन्होंने। और इस यज्ञ में इनके मुख्य पुरोहित कौन थे? दैट इज विश्वरूप। ये इंपॉर्टेंट है, मुख्य पुरोहित। सो गाइज, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से, चौहान्स ऑफ रणथंबोर। एंड इस सेशन के बाद हम नेक्स्ट डायनेसिटीज और पढ़ेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू।